गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी बता दीजिए और क्लास को शेयर कर दो बच्चों, जितना जल्दी हो सके फटाफट से क्लास को शेयर कर देना। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, तो आज हम लोग केमिस्ट्री जो है अपना क्लास 10th का, उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसका मैंने ये बनवाया है एक जो हर एक चैप्टर से 50-50 प्रश्न, ठीक ना, हर एक चैप्टर से 50-50 प्रश्न, ठीक है। तो इससे ज़्यादा प्रश्न आपको मिलेगा नहीं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर हम हर वो प्रश्न करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है बच्चों। तो आप लोग फटाफट से एक बार जुड़ जाओ ताकि यहाँ पर पढ़ाई आसान हो जाए मेरे लिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक बार और शेयर कर देना बच्चों, और शेयर कर दो ज़रा फटाफट से, जल्दी से शेयर कर दो अपने दोस्तों में। और मैं यहाँ पे इसको ऐसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सभी को दिख रहा है ना, एकदम क्लियर विजिबल है सब कुछ, सब दिख रहा है बच्चों, दिख रहा है? जल्दी बताओ। आज की क्लास थोड़ी लंबी होगी, ठीक है। चलिए आइए बच्चों शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि केमिस्ट्री चैप्टर 1 से है बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण से। पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती। निम्न में से ऐसा कौन सा सूचना है जो हमें रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन है बच्चों, प्रतिक्रिया के रंग, प्रतिफलों के मोल का अनुपात, अभिकारकों के सूत्र, या अभिकारकों में उपस्थित परमाणु। बताओ बच्चों, तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। हमें रंग के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ, ये पीडीएफ भेज दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप पे, बेफिक्र रहो। व्हाट्सएप पे ये पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री मिलेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा समीकरण संतुलित है। तो क्या यह समीकरण संतुलित दिख रहा है आपको? नहीं, यह संतुलित है। हाँ जी, इस तरफ 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, 2 क्लोरीन के परमाणु हैं, इस तरफ भी सेम ही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यह क्या है जी? संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज मैं नाम थोड़ा कम लूंगा बच्चों का क्योंकि बहुत सारे प्रश्न करने हैं बच्चों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा समीकरण असंतुलित है। निम्न में से कौन सा समीकरण असंतुलित है बच्चों? आप लोग देख लो जल्दी से। असंतुलित का बात किया है तो हमको तो लग रहा है कि पहला ही वाला असंतुलित है। देखो, यहां पर क्लोरीन के 2 परमाणु है, यहां पे क्लोरीन के 3 परमाणु है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्या है बच्चों? असंतुलित है, ठीक है। बाकी सारे के सारे संतुलित हैं, आप देख सकते हो नजर उठा करके। ओके, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। एक बार आप लोग शेयर कर देना वीडियो को बच्चों। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कर दो यार। जितना वीडियो शेयर करोगे उतना पढ़ाने में मजा आएगा। और आज लंबा चलाने वाला हूं आप लोगों को, आप लोगों के साथ लंबे समय के लिए आज टिकूंगा, ठीक है। जितने भी बच्चों ने व्हाट्सएप का ग्रुप वगैरह बनाया है अपने दोस्तों को, जो भी जानते हैं, सारा का सारा अपने दोस्तों को बता दो यार, ठीक है ना। क्लास में ज्वाइन कर लो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों कंबाइन होकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। यह रासायनिक समीकरण किस प्रकार का है? बताओ बच्चों। कंकाली रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण है, उष्माशोषी रासायनिक समीकरण है, या उष्माक्षेपी रासायनिक समीकरण है? जल्दी बताओ बच्चों। तो यहां पर देखो बच्चों, ऐसा है जी कि सबसे पहले जो दिख रहा है हमें, वो दिख रहा है कि ये क्या है जी? ये देखो, ये उष्माक्षेपी भी है लेकिन संतुलित ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। तो हम किसके साथ जाएंगे? संतुलित के साथ जाएंगे। ये क्या है? ये संतुलित रासायनिक समीकरण है, ठीक है। और आप मान के चलो कि इससे बाहर एक आधा प्रश्न ही आ सकता है, इसके अलावा और नहीं आएगा, ठीक। हाँ, उष्माक्षेपी भी है, बिल्कुल सही बात है कि ये उष्माक्षेपी भी है। तो बोला तो मैंने कि उष्माक्षेपी भी है और संतुलित भी है, तो हम संतुलित के साथ चले जाते हैं। कोई एक के साथ जाना है, हम संतुलित के साथ चले जाएंगे। वैसा ऐसे ऑप्शन बहुत कम देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि एक रासायनिक समीकरण है Fe। अब आप कहोगे सर क्यों गए संतुलित के साथ? तो उसके साथ जाने का कारण यह था कि इसको अलग से ना संतुलित किया गया है, ठीक। रासायनिक समीकरण है Fe और H2O, यहां पर बन गया Fe3 और O4 और H2 को संतुलित करने पर आपसे यह कहा जा रहा है कि जब आप इसे संतुलित करोगे तो संतुलित करने पर जल में
में अणुओं की संख्या कितनी होगी? बताओ बच्चों, जल में अणुओं की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा? जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी जब आप इसे संतुलित करोगे तो? मेरे ख्याल में तो 4 हो जाएगा, है ना बच्चों? 2 से काम नहीं चलेगा, 4 होगा। क्योंकि देखो मैं बताता हूं अभी आपको, इस तरफ जो है ऑक्सीजन कितना पीस है? 4 पीस। तो इधर भी ऑक्सीजन को 4 परमाणु करना पड़ेगा ना, तो इधर 4 से तो जरूर गुना मारना पड़ेगा, है ना? और 4 से बड़ा से भी मारना पड़ सकता है, लेकिन ऑप्शन में केवल 4 तक ही है, तो यानी 4 से करने पे ही काम हमारा चल जाएगा। तो हम कुछ तुक्का लगाएंगे और कुछ ये करेंगे, बस हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा तो क्वालिटी थोड़ी सी बढ़ा लो ना। वैसे मैं इसको थोड़ा सा तो बड़ा करने ही वाला हूं। अब देखो इसको बड़ा कर दिया। अगला प्रश्न है बच्चों कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? फटाफट से बताओ। आप लोग देख सकते हो ग्लूकोज कौन है बच्चों, फटाफट बताइए। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन है? C2H5OH है, C6H6 और O6 है। कौन है बच्चों ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र? तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है? पदार्थों को क्या कहा जाता है? हाँ जी, जल्दी से बताइए आप लोग। 1 सेकंड बच्चों, जरा से एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ सर। हाँ हाँ सर, अरे वो बाहर चला गया है सर, तो उसको हम परसों लेके जाएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, तो परसों पहुंच जाएंगे, परसों एकदम सही कंफर्म पहुंच जाएंगे, ठीक ना? जिसको लेके जाना था वो बाहर चला गया है सर थोड़ा सा, तो कल वो आ रहा है। हाँ हाँ, दो 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 दो। हाँ नहीं, एक बाहर गया है, तो दोनों को साथ ही लेके चले जाएंगे ना। ठीक है। अरे ठीक 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 सर, अभी थोड़ा लाइव में है सर, थोड़ा देर में करें सर? ठीक है। हाँ जी बच्चों, ये इतना जल्दी कैसे भाग जाते हो तुम लोग? हाँ जी, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है बच्चों? उसे हम अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? अभिकारक कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? अभिक्रिया का लक्षण कौन नहीं है? रंग परिवर्तन होना, ये तो लक्षण है। दूसरा ऑप्शन है गैस निकलना, ये भी लक्षण है। अवक्षेप का बनना, ये भी लक्षण है। अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना, ये लक्षण नहीं है, ठीक ना? ताप बदलता है बच्चों, ताप बदलता है, और जो लक्षण नहीं है वही हमारा अच्छा आंसर है बच्चों। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आलोक ने सही जवाब दिया, रिहा सही जवाब दे रही हैं, टेक रोहित, सरोज कुमार, नीरज जी सही जवाब दे रहे हैं, सूरज कुमार, सोएब अख्तर, बिल्कुल सही जवाब है आप सारे बच्चों का बच्चों, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। ये देखो आप यहाँ पे ये अभिक्रिया देखो कि एफ ई और O2, Fe2O3 अल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया होने के पश्चात ये बना। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ ये किस प्रकार की अभिक्रिया है? रासायनिक समीक्रिया का ये रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार पूछा जा रहा है बच्चों। संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, या तो विस्थापन अभिक्रिया है? तो आप क्या कहोगे बच्चों? ये विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन डी। क्या बात है, सारे बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। अच्छा, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है बच्चों? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन है, संयोजन है, उष्माक्षेपी है, या उष्माशोषी है? बताओ बच्चों, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वो उपचयन है बच्चों, उपचयन है, ठीक ना? श्वसन कैसा है बच्चों? उपचयन है, ठीक। वैसे उष्माक्षेपी भी है यार, उष्माक्षेपी भी कह सकते हैं, लेकिन श्वसन जो है वो उपचयन है, वो ऑक्सीजन के ये से होता है, तो हम उपचयन कहेंगे, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? प्राकृतिक गैसों का दहन जो है वो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन है, अपघटन है, उष्माक्षेपी है, या विघटन है? बताओ बच्चों, प्राकृतिक गैसों का दहन जो है उसका अभिक्रिया वो किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों?
तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक गैसों का जो दहन है उससे ये निकलता है, उष्मा निकलता है, इसलिए वो उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों, उष्माक्षेपी। अगला प्रश्न है बच्चों की साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना यह किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, अवक्षेपण है, उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है या संयोजन है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये उष्माक्षेपी है बच्चों। ये कैसा अभिक्रिया है जी, ये उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उसे क्या कहते हैं। वैसी अभिक्रियाएं, वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसके होने में ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, उष्माशोषी कहते हैं, वियोजन कहते हैं, उष्माक्षेपी कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि लोहा है और वो कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है और लोहे का सल्फेट बनता है और कॉपर जो है वो अलग हो जाता है। तब आपको बताना है कि ये किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों। लोहा कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया किया और अभिक्रिया करने के बाद लोहा का सल्फेट बना और कॉपर अलग हो गया। ये कैसा अभिक्रिया है, संयोजन है, विस्थापन है, द्विअपघटन है या उष्माक्षेपी है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये कैसा अभिक्रिया है बच्चों, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये कलम ले लिया जाए, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया होने के पश्चात बेरियम सल्फेट बन रहा है और सोडियम का क्लोराइड बन रहा है। आपसे यह पूछा जा रहा है कि बताइए ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। आप देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अवक्षेपण है, वियोजन है, अपघटन है या संयोजन है। फटाफट से बताओ आप लोग। बिल्कुल सही है। कुछ बच्चों का कहना है कि सर द्वि विस्थापन है या उभय विस्थापन है। तो उभय विस्थापन ऑप्शन में नहीं है बच्चों, तो जो ऑप्शन में है ना उसी के अनुसार हमें जवाब देना है। तो आप जानते हैं बच्चों कि ये जो बेरियम सल्फेट है ना, ये अवक्षेप के रूप में क्या होता है, नीचे ये हो जाता है। तो ये कैसा हो जाएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया है। ठीक, अवक्षेपण हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कहलाती है। वैसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में हो सकती हैं, अग्रसर हो सकती हैं, क्या कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय कहलाती हैं, उत्क्रमणीय कहलाती हैं, विघटन कहलाती हैं या इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं क्या कहलाती हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, विघटन या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या कहलाता है, बहुत सही, बहुत सही, क्या बात है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि चूना से दीवारों पर सफेदी करने पर बुझा हुआ चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार परत बनाता है, चमकदार परत बनाता है जो दीवार को चमकदार बनाता है। तो वह पदार्थ कौन सा है। ध्यान से सुनना बच्चों कि चूना से जब दीवारों पर सफेदी करते हैं तो बिना बुझा चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर एक ठोस चमकदार पदार्थ बनाता है जो दीवारों को चमकदार बनाता है। तो वह पदार्थ क्या बनता है जी, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। सारे बच्चों ने एक साथ सही जवाब दे दिया है कि वो कुछ और नहीं है सर, वो कैल्शियम कार्बोनेट है। सबको दिख रहा है ना जी, सबको दिख रहा है ना बच्चों। इस तरीके का पीडीएफ जो है मैं लास्ट के टाइम पे देता हूं अपने बच्चों को, आप लोगों को भी दूंगा। ये मेरे द्वारा बनाया गया मॉडल सेट है बच्चों। ठीक, हाँ, ऐसा हर चैप्टर का जो भी है मतलब कि 50-50 प्रश्न होता है हर चैप्टर से, हर चैप्टर से 50 प्रश्न रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है बच्चों, जरा बताना। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। छोटा दिख रहा है तो वो तो बड़ा छोटा करते रहते हैं ना। हो गया, जूम हो गया। रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है। H2Cl2 और HCl बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट है और वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जा रहा है। NaOH में HCl का जुड़ाव हुआ और NaCl बना और H2O बना बच्चों।
तो रेडॉक्स अभिक्रिया कौन है इनमें से, ये आपसे पूछा जा रहा है। और भी है, AgNO3 है। ये बढ़िया प्रश्न है। अब आप मुझे बताओ कि कौन है इनमें से रेडॉक्स अभिक्रिया कौन हो जाएगा। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है कि ये रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। अब आपको ये इसमें तो दिक्कत नहीं है ना कि रेडॉक्स कैसे हो जाएगा। आज हमें बहुत सारे प्रश्न करने हैं, मैं देख रहा था कि कितने बच्चों का जवाब सही आता है। ठीक है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने। प्रश्न ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है, तो आपने बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो आपने बताना है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। विस्थापन है, संयोजन है, अपघटन है या द्विविस्थापन है। तो सही जवाब हो जाएगा बच्चों अपघटन। ठीक है, ये टूट रहा है तो अपघटन है। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्न में उष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया का पहचान होता है बच्चों कि तीर के दाईं तरफ हम क्या लिखते हैं, उष्मा लिखते हैं। तो तीर के दाईं तरफ देखो उष्मा यहाँ लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। उष्माक्षेपी अभिक्रिया समझ में आ गया बच्चों, उष्माक्षेपी। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, श्वेत होता है, काला होता है, भूरा होता है, पीला होता है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है बच्चों, ये प्रश्न है आपसे। ऐसे ही पूरा फिजिक्स का एक दिन करवाऊंगा, पूरा बायोलॉजी का एक दिन करवाऊंगा। ठीक है, तो फटाफट से बताओ कि कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। बिल्कुल सही जवाब है, कॉपर ऑक्साइड का रंग जो होता है वो भूरा होता है। कैसा होता है बच्चों, भूरा होता है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न है बच्चों की दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने से कौन सा गैस उत्सर्जित होता है। देखो बच्चे, जस्ता जो है उसका हम H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवा दो, यही तो होगा, है ना। तो क्या होगा कि ये ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा, बाहर जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, कौन सा गैस बाहर जाएगा, तो हम क्या कहेंगे कि हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। कौन सा गैस बच्चों, हाइड्रोजन गैस बाहर जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों कि मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रवृत्ति का लौ उत्सर्जित होता है। मैग्नीशियम रिबन का जब दहन होता है बच्चों, तो किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है। लाल और चमकदार, हरा और चमकदार, श्वेत और चमकदार या तो फिर नीला और चमकदार। तो क्या हो जाएगा बच्चों, श्वेत और चमकदार, है ना बच्चे। बढ़िया सा एकदम चमकता हुआ भड़कीला सा श्वेत और चमकदार ये होता है। ठीक है, एक बार सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक कर लेंगे, सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक कर लो। अगला प्रश्न है बच्चों कि CNG के कौन कौन अवयव है। मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है या तो फिर सारे के सारे हैं बच्चों। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के अवयव कौन कौन से हैं। तो उसमें मेथेन भी होता है, एथेन भी होता है, प्रोपेन भी होता है। तो हम क्या कहेंगे बच्चों कि ये सारे के सारे ही CNG के क्या हैं, अवयव हैं। ठीक है, ये सारे ही CNG के अवयव हैं। अच्छा, LPG से गैस रिसाव का पता किससे लगता है। LPG जो है बच्चों उसमें ये है ना कि किसी प्रकार का गंध नहीं होता है, तो अलग से उसमें गंध मिलाया जाता है ताकि अगर उसका कोई रिसाव वगैरह हो तो हमें पता चल जाए। ठीक, तो क्या हो जाएगा बच्चों, LPG से गैस का रिसाव का पता किससे लगता है। अमोनिया से, एथिल मरकैप्टन से, मीथेन से या इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या कहोगे बच्चों, आप कहोगे एथिल मरकैप्टन। क्या कहोगे, एथिल मरकैप्टन। ठीक, अगला प्रश्न है बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको बताना है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है, तो क्या हो जाएगा संगमरमर का रासायनिक सूत्र, जल्दी से बता दो आप लोग। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों से आ रहा है बच्चों। एथिल मरकैप्टन तो हो गया, अब आगे बढ़िए, आगे बढ़ करके संगमरमर का रासायनिक सूत्र बताना है। सारे ही बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं केमिस्ट्री से थोड़ा कम प्रश्न करवाता हूँ आप लोगों को, है ना। अच्छा है कि केमिस्ट्री उठा लिया है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। अच्छा बच्चे, अगला प्रश्न है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो तो फिर यह क्या कहलाता है। देखो बच्चे, कोई रासायनिक अभिक्रिया हुआ और अभिक्रिया होने के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी आ गई,
तो बताओ वो अभिक्रिया कैसा है, उपचयन है, अपचयन है, संक्षारण है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये अवकरण अभिक्रिया कहलाता है और अपकरण का दूसरा नाम है अपचयन। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि कॉपर ऑक्साइड है और उसमें हाइड्रोजन गैस के साथ उसका अभिक्रिया कराया गया और कॉपर बना और जल बना। तो इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हुआ है। अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीकरण। अबकरण किसका हुआ है, अबकरण किसका हुआ है। शुक्रिया अस्मिता सेन जी, बहुत शुक्रिया। तो बताओ बच्चों किसका अपचयन हुआ है, यानी कि अबकरण किसका हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन जब हम इधर देख पा रहे हैं तो इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल करके बाहर चला गया। और अभी अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन जिसमें से बाहर निकलता है उसको हम कहते हैं कि उसका अपचयन हुआ है। यानी कि किसका अपचयन हुआ है बच्चों, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है। तो आधा से ज़्यादा बच्चों ने जवाब दिया था कॉपर का, और उनका आंसर जो है वो सिरे से गलत था। ठीक है बच्चों, कॉपर का अपचयन नहीं हुआ है। हाँ, कॉपर तो इधर था भी नहीं भाई, जो इधर है उसी का ना अपचयन होगा। तो कॉपर तो इधर है ही नहीं, इधर तो कॉपर का ऑक्साइड है और कॉपर के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। तो कॉपर के ऑक्साइड का क्या हुआ है बच्चों, अपचयन हुआ है। ठीक है, आई बात समझ में। काला भूत में क्या तुम्हारा नाम लूं, बताओ तुम्हारा नाम लेने के लायक है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन का पाचन और पकाना दोनों किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन है, ऊष्माक्षेपी है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, या विघटन अभिक्रिया है। तो हम कहते हैं बच्चों कि भोजन का जो पाचन है और जो पकाना है दोनों कैसा अभिक्रिया है बच्चों, तो ये दोनों ही ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक ना, हाँ, दोनों कैसा अभिक्रिया है बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगला प्रश्न है आपके सामने, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया जब साथ साथ हो तो उसे हम क्या कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, या अवक्षेपन अभिक्रिया कहते हैं। ये पीडीएफ आप लोगों को आज व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, बेफिक्र रहो। ठीक है। तो उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, रेडॉक्स कहते हैं, ऊष्माशोषी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, या अवक्षेपन कहते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, उसे हम रेडॉक्स कहते हैं। ठीक ना, रेडॉक्स, वेरी गुड। अगला प्रश्न है बच्चों कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। अपचयन है, अवक्षेपन है, संयोजन है, या उपचयन है। तो बच्चों संक्षारण यानी कि ऑक्सीजन लग जाना। ठीक ना, ऑक्सीजन जाकर के जुड़ जाना। मैथ का क्लास है बच्चे, मैथ का क्लास आप लोगों को बहुत मिलेगा, बेफिक्र रहो। 10 तारीख तक आप लोग मुझे समय दे दो, 10 तारीख से मैथ का डेली एक क्लास दूंगा और उसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारा करवाता रहूँगा। ठीक है, लगातार एग्जाम तक। ओके, तो क्या हो जाएगा बच्चों, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो वो उपचयन है, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया है बच्चे। अगला प्रश्न है विकृति गंधिता किस अभिक्रिया के कारण होता है। विकृति गंधिता जो आता है, विकृति गंधिता क्या होता है, तो किसी भी भोजन को जब आप खुले में कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो वो भोजन में पिर्य गंध आ जाता है, अपिर्य है ना, गंदा सा गंध आ जाता है, उसी को हम विकृति गंधिता कहते हैं बच्चों। ठीक, खाना बनाने में तो उष्मा का यूज होता है बेटा, खाना बनाने में उष्मा का यूज नहीं होता है। खाना जब हम बना रहे होते हैं, लकड़ी जला रहे होते हैं, ठीक, तो लकड़ी का जलना कैसा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी हुआ ना। लकड़ी का जलना कैसा अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी। लकड़ी का मतलब हो गया कोयला, और कोयला जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल रहा है, तो वो ऊष्माक्षेपी है ना बच्चे। तो फिलहाल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो बसा के साथ अभिक्रिया करता है जिसकी वजह से ऐसा होता है, यानी ऑक्सीजन की अभिक्रिया से हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उपचयन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चे आपके सामने, निम्न में से कौन अबकारक है। तो जो अबकरण करवाता है वो अबकारक है बच्चों, और जो ऑक्सीकरण करवाता है वो ऑक्सीकारक है। तो अबकरण कौन करवाता है बच्चों, तो हाइड्रोजन की वजह से अबकरण होता है, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारा अबकारक है। ठीक है बच्चों, H2 अबकारक है। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चे आपके सामने कि बाजार में बिकने वाले चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है। बाजार में जो चिप्स की थैली बिकती है उसमें से ऑक्सीजन निकाल कर ये भरा जाता है बच्चों, कौन सा गैस भरा जाता है ये पूछा जा रहा है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों,
नाइट्रोजन हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नाइट्रोजन। वेरी नाइस बच्चे, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? तो जो ये करवा दे बच्चे, ऑक्सीकरण करवाए, वो ऑक्सीकारक होता है। तो ऑक्सीकरण कौन करवाता है बच्चों, जल्दी बताओ। ऑक्सीकरण कौन करवाता है? तो वो करवाता है H2S। ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकारक हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? हाँ, H2S हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण करवाने वाला हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कौन नहीं है? दहन, ये तो ऑक्सीकरण है। श्वसन, ये भी ऑक्सीकरण है। भोजन का पचना, ये भी ऑक्सीकरण है बच्चों। अवक्षेपण, ये ऑक्सीकरण नहीं है। तो ये ऑक्सीकरण नहीं है, और जो नहीं है वही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, एशआर सर का हीरो आपका नाम जरूर लेंगे, आप जवाब दीजिए। एक समीकरण है बच्चों, H2 और O2 दोनों ने अभिक्रिया किया और H2O बनाया। तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन है, वियोजन है, अवक्षेपण है, या उदासीनीकरण है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है बच्चों, जल्दी बता दो आप लोग। तो ये संयोजन अभिक्रिया है बच्चे। ये कैसा अभिक्रिया है? ये संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये संयोजन अभिक्रिया है। सही है, वेरी नाइस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन अभिक्रिया के लक्षण है? अभिक्रिया के भी लक्षण होते हैं बच्चों। तो आपसे कहा जा रहा है कि कौन ऐसा है जो अभिक्रिया का लक्षण है? तो अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ये तो है लक्षण। ताप का उत्सर्जन, ये भी लक्षण है। प्रकाश का उत्सर्जन, ये भी लक्षण है। इनमें से सारे के सारे, तो हम क्या कहेंगे? इनमें से सारे के सारे। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? सारे के सारे ही अभिक्रिया के लक्षण है। ठीक है, गुड। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि हाइड्रोजन आयोडाइड है और उस पर पराबैंगनी किरण पड़ा, तो ये हाइड्रोजन में और आयोडीन में विघटित हो गया। यह अभिक्रिया क्या सूचित करता है? प्रकाशीय अपघटन को, वियोजन को, संयोजन को, या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पे ग्रुप में कैसे जोड़ दे बच्चे? यहां से ग्रुप में जोड़ सकते हैं क्या पप्पू जी? आप खुद सोचो कि यहां से ग्रुप में जुड़ोगे, अभी जुड़ोगे तो अभी तो पढ़ा ही रहे हैं ना। तो बच्चों ये प्रकाशीय अपघटन को बताता है, वियोजन नहीं बच्चे, ये अपघटन बताता है। ठीक ना? हाँ, क्या हो जाएगा? ये अपघटन, वो भी प्रकाशीय, क्योंकि पराबैंगनी किरण जो होता है वो प्रकाश में होता है, तो प्रकाशीय अपघटन हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अच्छा बच्चों ये बताओ कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या हो जाएगा बच्चों? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। श्वसन कैसा अभिक्रिया है बच्चों? तो श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। ठीक है, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बने, तो उस अभिक्रिया को आप क्या नाम दोगे? विस्थापन कहोगे, अवक्षेपन कहोगे, संयोजन कहोगे, या वियोजन कहोगे? तो क्या कहेंगे बच्चों? तो उसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? उसे हम अवक्षेपन अभिक्रिया कहेंगे। ठीक, वेरी गुड। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, प्रश्न ये है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लोहे के चूर्ण पर, ये जो लोहा है बच्चों, इस पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl डालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो लोहा जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा क्रियाशील है, तो ये यहां से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगा, आयरन का लवण एवं जल बनेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? देखो ये जो लोहा है वो HCl के साथ अगर अभिक्रिया करेगा तो लोहे का क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस क्या होगा? मुक्त होगा। तो क्या होगा बच्चों? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि लोहे का क्लोराइड बनेगा और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक, बहुत सही। अगला प्रश्न है बच्चों कि किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को आप क्या कहोगे? कि कोई पदार्थ है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर करके जलने लगता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दहन कहेंगे, जलन कहेंगे, अपकरण कहेंगे, अपघटन कहेंगे? बताओ बच्चों, उसे क्या नाम दोगे?
फ्लाइंग ऑन अर्थ का कहना है केमिस्ट्री समझ नहीं आता बच्चे, ये बहुत आसान है। केमिस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान दे करके पढ़ना होता है, थोड़ा सा बेसिक से ही करना होता है। अभी मैं अपने ऑफलाइन के बच्चे को जो इस बार एग्ज़ाम मतलब जो इस बार क्लास 10th में जा रहा है उसको मैं बेसिक केमिस्ट्री समझा रहा हूँ। और आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि ये सारा जो पढ़ा रहा हूँ ये ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं इस बार जब शुरू करूँगा, अब तुम तो खैर इस बार तुम मज़ा नहीं ले पाओगे, इस बार जो शुरू करूँगा थोड़ा अच्छे से करूँगा, ठीक। और शुरू से जो बच्चा जुड़ेगा उसको बहुत फ़ायदा होगा, और जो बच्चा शुरू से जुड़ा हुआ है, बेसिक केमिस्ट्री का क्लास देखा है, उसको दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। अगला प्रश्न है बच्चों की रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया हुआ और उस दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे। अपचयन कहेंगे, उपचयन कहेंगे, संक्षारण कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम उपचयन कहेंगे। ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, अंगूर का किण्वन करना कैसा अभिक्रिया है। अच्छा, कैसा करना एक रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन दोनों है, या सारे ही उत्तर गलत हैं। अंगूर का किण्वन यानी कि अंगूर के रस से हम शराब बना रहे हैं, तो ये कैसा अभिक्रिया है, नहीं कैसा परिवर्तन है। तो देखो बच्चों, परिवर्तन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, ठीक ना। एक ऐसा परिवर्तन होता है जैसे कि पानी है, और पानी को हमने क्या किया, ठंडा किया, तो ये क्या बन गया, बर्फ बन गया, ठीक। और जैसे ही हम इस बर्फ को गर्म करेंगे ये वापस से पानी होगा। तो परिवर्तन तो आया ना बच्चों, परिवर्तन तो आया, पानी जो है वो बर्फ बना था, लेकिन ऐसा परिवर्तन था कि जैसे ही हमने रिएक्शन को उल्टा किया ये वापस से जो पहले था वही बन गया। तो ऐसा परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक। और एक ऐसा परिवर्तन जो एक बार को हो जाए तो वापस ना पलटे, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे कि दूध है बच्चों, और ये दूध जो है इसमें हमने क्या किया, किण्वन करवाया, और ये क्या बन गया, दही बन गया। तो एक बार अगर ये दही बन गया तो आप लाख मेहनत कर लो, अब ये वापस से दूध नहीं बनेगा, तो ऐसे को रासायनिक कहते हैं बच्चों। तो अगर अंगूर के रस से एक बार आप शराब बना देते हो तो आपको क्या लगता है, वापस से आप उसको अंगूर का रस बना दोगे, नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये खुद से अब आप लोग जवाब दोगे कि ये कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, ठीक है, सही है। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग में हमेशा साथ साथ होते हैं। बच्चों बताओ, कौन सा अभिक्रिया का एक युग में है, एक जोड़ा है जो हमेशा साथ साथ होता है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण और अपकरण। अगर कहीं पर दिख रहा है तो टिक मारो, जी हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी में है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्सीकरण और अपकरण। अगला प्रश्न है बच्चों कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन कर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त किया जाता है, जो तो इस ऑक्साइड का रंग कैसा है बच्चों, ये ऑक्साइड का रंग कैसा है। मैग्नीशियम रिबन को जब हम वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्राप्त होता है, उसका रंग कैसा है, लाल है, काला है, उजला है, भूरा है। बताओ बच्चों कैसा है जी। तो उसका जो कलर होता है वो उजला होता है बच्चों, वो उजला होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वह निम्नतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है तो उसे उस पदार्थ का क्या कहते हैं। कि किसी तापमान पर कोई पदार्थ जलना चालू कर दे तो आपने बताना है कि वो तापमान उस पदार्थ का क्या कहलाएगा। दहन ताप कहलाएगा, ज्वलन ताप कहलाएगा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं बच्चों, ठीक ना। अब ज्वलन ताप कहते हैं, ओके। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम, पोटेशियम, पोटेशियम 2 बार लिखा हुआ है, एल्युमिनियम। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, 2 तो बाहर लिख दिया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से सबसे कम क्रियाशील कौन है। तो इन सब में पहचानना कि सबसे कम क्रियाशील कौन है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल बात है बच्चों। बताओ तो जरा 50वें सवाल का सही जवाब दे करके दिखाओ कि सबसे कम क्रियाशील कौन है। कॉपर है, कैल्शियम है, जिंक है और सोडियम है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, जी हाँ बिल्कुल सही, कॉपर। तो अभी तक हम लोगों ने 50 प्रश्न किए हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताओ कि 50 में से कितना सही हुआ। फटाफट जवाब दीजिए कि 50 में से कितने प्रश्न का सही उत्तर दिया है आप लोगों ने।
जल्दी से फटाफट जवाब चाहिए मुझे। पर 50 में से कितने प्रश्नों का? 45 प्रश्नों का। क्या बात है, बहुत सही। 45 से अगर प्लस है या 45 भी है तो इट्स ओके, बहुत अच्छा जा रहे हो आप। और एक चैप्टर से 50 प्रश्न करवाया है मैंने, देख रहे हो, हर चैप्टर से ऐसे ही बना हुआ है। और ये मैं आपको सबसे लास्ट में देता हूँ कि आप आराम से उसको पढ़िए, ठीक। अब देखो बच्चे, अगले चैप्टर पे हम लोग जाएंगे। अगला चैप्टर जाने से पहले ये सब कुछ आप देख सकते हो। हाँ, अब हो गया अम्ल, भस्म और लवण। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? अम्ल, भस्म और लवण। शुरू करें? तो अब आप एक काम कर सकते हो, एक बार आप सारे बच्चे मिलकर के वीडियो को लाइक कर दो और थोड़ा सा शेयर कर दो यार, अगर कर सकते हो तो। हाँ, थोड़ा सा शेयर कर दो भाई। नहीं कर सकते क्या? सारे बच्चे मिलकर के एक बार थोड़ा सा शेयर कर दो। लेट जुड़े थे, कोई बात नहीं है। चलिए, पैसा कितना कलेक्ट हुआ? बहुत, अभी बच्चों ने पैसे दिए ही नहीं एक्चुअली। कुछ बच्चों ने दिया है, शायद 3-4 बच्चों ने दिया है। अभी करेंगे, एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे तब बच्चा लोग देगा, क्योंकि उनको तो देना ही है। चलो जी, बढ़िया है, कोई बात नहीं। तो शुरू करते हैं बच्चों दूसरे चैप्टर को कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुल कर, वो पुल कर नहीं है, घुल कर है, किस प्रकार के आयन देते हैं? बताओ आप भस्म किसे कहोगे? जो जल में घुलकर क्या दे? हाइड्रोक्सिल आयन दे, हाइड्रोजन आयन दे, हाइड्रोनियम आयन दे, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, जो जल में घुलकर क्या देता है, जल्दी बताइए। अरे बिल्कुल, ऑल चैप्टर का रिवीजन होगा बच्चे, काहे परेशान हो, सब करवाएंगे, सब करवाएंगे, ठीक है। तो क्या बच्चों, वो है हाइड्रोक्सिल आयन दे, ठीक है, OH- दे। अगला प्रश्न है बच्चों कि कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? वह कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? अम्ल, क्षार, लवण, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों, कौन सा ऐसा पदार्थ है जो लाल को नीला कर दे? तो लाल को नीला क्षार करता है बच्चों, ठीक है। हाँ, लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है, अम्ल नहीं बच्चे, क्षार करता है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में कौन बी जातीय यौगिक है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, या प्लास्टर ऑफ पेरिस? बताओ बच्चों, निम्नलिखित में कौन बी जातीय यौगिक है बच्चों? तो आप लोग फटाफट जवाब दीजिए कि बी जातीय यौगिक इनमें से कौन है। बहुत अच्छा ये प्रश्न है बच्चों। तो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये बी जातीय है, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, खाद्य पदार्थों के डब्बे पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्यों? खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनके डब्बों पर जिंक की जगह पर हम टीन का लेप चढ़ाते हैं। वैसे लेप चढ़ाने का जब भी हमें ज़रूरत पड़ता है तो हम जिंक का लेप चढ़ाते हैं, लेकिन खाद्य पदार्थों पर हम टीन का लेप चढ़ाते हैं, ऐसा क्यों है? टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है इसलिए, क्योंकि टीन हमको सस्ता पड़ेगा, या टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक ज़्यादा है इसलिए वो जल्दी गलता नहीं है, इसलिए हम लोग टीन को गला करके उसमें ये कर देते हैं, या टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है इसलिए? तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि जिंक जो है ना ज़्यादा क्रियाशील है इसलिए। वैसे ये दोनों भी सही है, लेकिन उतना सही नहीं है कि उसके लिए हम क्या कर देते, हम ये कर देते कि भाई जिंक के जगह पर टीन लगा देते, ठीक ना। हाँ, लेकिन हमें मजबूरी ये हो जाता है कि वो जिंक जो है वो ज़्यादा क्रियाशील है और वो खाद्य पदार्थों के साथ क्या कर लेता है? अभिक्रिया कर लेता है, ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? निम्नलिखित में से कौन ऐसा है बच्चों जो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? क्लोरीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, या तो ऑक्सीजन है? जल्दी बताओ बच्चों। तो गैस चूने के पानी को दूधिया कौन कर देता है बच्चों? तो वो है अपना कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है बच्चों कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? बताओ बच्चों, सोडियम क्लोराइड का एक जलीय विलयन है और उसमें जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं बच्चों तो वो वियोजित हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत विच्छेदन कहते हैं,
विघटन प्रक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन कहते हैं, या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। तो यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से अधिक होता है, 7 होता है, या इनमें से कोई नहीं, या 14 होता है? बताओ बच्चों, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? जल्दी बता दीजिए। अम्ल का नूब गेमर ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। मिशन जुपिटर बहुत सही। अजीत जी हैं, परिधि जी हैं, अमन है, तनु है, तन्मय है, बुसरा है। बहुत सही जवाब सारे बच्चों का आ रहा है बच्चों। अम्ल का पीएच मान 7 होता है, सॉरी 7 से कम होता है। मैं क्या कर रहा हूँ ये। अगला प्रश्न है बच्चों, धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है? धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है बच्चों? ये बताना है। सोडियम कार्बोनेट होता है, अच्छा, या सोडियम कार्बोनेट के साथ 2 अणु जल के होते हैं, या सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु जल के होते हैं, या सोडियम कार्बोनेट के साथ क्या बच्चों 5 अणु जल के होते हैं? अब आप मुझे बताओ कि क्या हो जाएगा। धोने के सोडा का आणविक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो देखो बच्चे, जब भी इसको देखो, सोडियम कार्बोनेट में तो कोई शक नहीं है। दिक्कत होता है 2 अणु में कि 5 अणु होगा कि 10 अणु होगा। कैसे पता करें कि जल के कितने अणु होंगे? ठीक ना। तो इसको याद रखने का एक तरीका है, आप आराम से याद कर सकते हो कि कपड़ा धोने में 10 बाल्टी पानी लगता है। याद रहेगा, कपड़ा धोने में कितना बाल्टी पानी लगता है? 10 बाल्टी पानी लगता है। ठीक है, तो 10 अणु लिखेंगे। ओके, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। तो अब मुझे बताओ कि वो कौन सा है, वो अम्ल कौन सा है बच्चों? मेथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, सीट्रिक अम्ल है, या ऑक्जेलिक अम्ल है? बताओ बच्चों। मधुमक्खी का डंक जो है वो एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन दोनों का अनुभव होता है। तो आप मुझे बताएं कि वो कौन अम्ल है? तो बच्चों, उसे हम अगर साधारण नाम लें उसका, तो वो फॉर्मिक अम्ल कहलाता है। और IUPAC नाम जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, तो वो मेथेनोइक अम्ल कहलाता है। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? मतलब कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान ऐसा है जो क्षारक विलयन का मान दे रहा है? मतलब कि क्षार है वो, 2 रहेगा तो आप क्षार कहोगे, 7 रहेगा तो कहोगे, 6 रहेगा तो कहोगे, या 13 रहेगा तो कहोगे। तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये 13। अगला प्रश्न है बच्चे आपके सामने कि एक लवण है सोडियम कार्बोनेट, उसका जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? 7 होगा, 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, या इनमें से कोई नहीं? सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? ये प्रश्न है आपके सामने बच्चों। तो फटाफट से आप लोग जवाब दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा? 7 से अधिक होगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छे। क्या होगा बच्चों? 7 से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 6 होता है, 8 होता है, 7 होता है, या 9 होता है? बताइए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप क्या कहोगे? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है बच्चों? 7 होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि हमारा शरीर जो है वो किस परास के बीच कार्य करता है? ये पास नहीं बच्चों, ये परास लिखा हुआ है। हमारा शरीर जो है वो किस परास के बीच में कार्य करता है? 4 से 4.8, 5 से 5.8, 6 से 6.8, या 7 से 7.8? तो यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आप 7 से 7.8 कर सकते हो। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में अगर मिथाइल ऑरेंज को घोला जाए तो यह घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है बच्चों? बताइए, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में अगर हम मिथाइल ऑरेंज को घोल दें तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा, लाल हो जाएगा, हरा हो जाएगा, नीला हो जाएगा? जल्दी बता दो बच्चों, कैसा हो जाएगा? ऋतिक ने सही जवाब दिया है, गुलशन सही जवाब दे रहे हैं, पल्लवी जी सही जवाब दे रही हैं। वेरी गुड। टेक रोहित थोड़ा मिस्टेक कर गया। नंदिता जी सही जवाब दे रही हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी, अच्छा, काला भूत जो था अब तेरा भूत बन करके आया है, नालायक कहीं के। हाँ जी, तो वो कैसा हो जाएगा? पीला हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चों? पीला हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं, अम्लीय होते हैं, लवण युक्त होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है वो कैसा होता है?
क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब क्या होगा बच्चों कि वो क्षारीय होता है, क्योंकि हमारा दांत जो है वो अम्लीय हो जाता है। अगला प्रश्न है बच्चे आपके सामने कि टार्टरिक अम्ल निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल बताओ। टमाटर में, सिरका में, संतरा में या इमली में? टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है बच्चों? जल्दी से बता दीजिए। तो टार्टरिक अम्ल जो है वो इमली में पाया जाता है। किस में पाया जाता है बच्चों? इमली में पाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल्दी बताओ। कैल्शियम सल्फेट के साथ आधा अणु जल का, कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु जल का, या कैल्शियम सल्फेट के साथ 10 अणु जल का, या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी बताओ बच्चों, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जल्दी बताइए। तो कैल्शियम सल्फेट के साथ 2 अणु जल का रहे तो वो जिप्सम कहलाता है। ठीक है बच्चों, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होता है? अम्ल वर्षा होने का क्या कारण है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से, या कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, या सिर्फ क्लोरीन की वजह से? किसके कारण अम्ल वर्षा होता है बच्चों? तो सही जवाब हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है। ठीक है। अच्छा, एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो उसका पीएच मान संभवतः कितना हो सकता है? एक घोल है, वो नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है? लाल कर दे रहा है, यानी कि वो कैसा है बच्चों? वो अम्ल है, और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। ठीक ना? तो यहां पर जो भी ऑप्शन 7 से कम है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 7 से कम जो ऑप्शन है बच्चों वो है 2। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों की विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कई बच्चे इसको ऐसे याद करके हैं कि Ca और इनटू में OH नहीं OCl और होल Cl ऐसे याद रखते हैं। तो बच्चों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि Ca है और O है और ये Cl और Cl मिलकर के Cl2 हो जाएगा। ठीक। तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा कैल्शियम, ऑक्सीजन और क्लोरीन के 2 परमाणु। बहुत अच्छे। अब काला भूत जो है वो एसआर सर का हीरो बनकर आया है। बढ़िया है बच्चे, तुम सच में भूत हो। निम्नलिखित में से कौन बुझा हुआ चूना है? बताओ, बुझा हुआ चूना कौन है जी? कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या तो फिर कैल्शियम है? जल्दी बताओ, बुझा हुआ चूना कौन है बच्चों? तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बुझा हुआ चूना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा। ठीक ना? हाँ, बहुत ज़्यादा। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि लवण के एक इकाई में जल के निश्चित अणुओं निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? मतलब कि कोई एक लवण है और उसमें जल के निश्चित अणुओं में निम्नलिखित में से कौन सही है? ओके, सही कौन है ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अभी वाला ही प्रश्न है बच्चों। ठीक ना? ये क्या है? ये धोने वाला सोडा का फॉर्मूला है ना। अब इसमें से कौन सही? अभी अभी तो बोला था 10 बाल्टी लगेगा, है ना बच्चों। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ 10 अणु जल के। ठीक। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों की बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3, N2HCO3, N2CO3, या तो फिर NaOHCO3। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो NaHCO3। ठीक ना? नूब गेमर ने बिल्कुल सही जवाब दिया। वेरी गुड बच्चे, ये हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने। प्रश्न ये है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, या तो फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट है? बताओ बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? धोने वाला सोडा, जिसको हम धोबिया सोडा कहते हैं। तो धोबिया सोडा बोलो या धोने वाला सोडा बोलो, एसआर सर की लाडो। ओके, क्या बात है बच्ची, बहुत अच्छा नाम लिखा। संजना रॉय, संजना राज, बिल्कुल सही जवाब है आपका।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों, नीला थोथा जिसे हम तूतिया कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीला थोथा जिसे हम तूतिया कहते हैं उसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? कैल्शियम सल्फेट के साथ 7 अणु जल के, या 5 अणु जल के, या तो फिर 4 अणु जल के, या तो फिर 10 अणु जल के। जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। सॉरी, कैल्शियम नहीं, कॉपर सल्फेट है, मैं थोड़ा सा गलत बोल रहा था अभी। हाँ, तो पल्लवी राज ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एसआर सर का हीरो सही जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है कैल्शियम कॉपर सल्फेट के साथ 5 अणु जल के। ठीक है, ये है नीला थोथा या तूतिया, जो कह सकते हो आप इसे। अगला प्रश्न है बच्चों, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आप देख सकते हो, आप फौरन बताओ जी कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है इसमें से। तो इसमें से चीनी तो बस एक ही है कि C12H22O11, यही है हमारा शर्करा। ठीक है, ये तो ग्लूकोज है बच्चे। तो चीनी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बुसरा जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड। सलोनी ने सही जवाब दिया है। गोलू महतो सही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, टूथपेस्ट कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें से सारे ही लक्षण पाए जाते हैं उसमें? तो क्या होता है बच्चों? वो क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है बच्चों कि भस्म के स्वाद कैसे होते हैं? भस्म जो है वो स्वाद कैसे होते हैं भस्म के? खट्टा होता है, कड़वा होता है, मीठा होता है, या नमकीन होता है? जल्दी बता दो, भस्म का स्वाद कैसा होता है बच्चों? ये प्रश्न है आपसे। तो भस्म का स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। ठीक ना, भस्म स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। अगला प्रश्न है बच्चों, इनमें से प्रबल क्षार कौन है? तो प्रबल क्षार मात्र 2 हैं, KOH और NaOH। इन दोनों में से कहीं पर भी कोई दिखे तो आप प्रबल क्षार में उसी के साथ जाना। फिलहाल NaOH दिख रहा है, तो हम किसके साथ जाएंगे? NaOH के साथ जाएंगे। तो प्रबल क्षार कौन हो जाएगा बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या बात है, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप सारे के सारे बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि इनमें से क्षारीय पदार्थ कौन है? इसको ना एक बार और करवाऊंगा और तब देखूंगा कि आप लोग कितना जवाब दे पाते हो। इनमें से क्षारीय पदार्थ कौन है बच्चों? चीनी है, दूध है, चूना है, दही है। तो क्या हो जाएगा? चूना हमारा क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, चूना क्या हो जाएगा बच्चों? क्षारीय हो जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, या एसिटिक अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? जल्दी से जवाब दो, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाँ, चूना हो गया बच्चे, वो तो आपने चूना लगा ही दिया जिसको लगाना था। तो सिरका में क्या हो जाएगा बच्चों? एसिटिक अम्ल हो जाएगा। बहुत सही, क्या बात है, सारे बच्चों ने एक साथ सही जवाब दिया है। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? HCl ये तो अम्ल है, HNO3 ये भी अम्ल है, H2SO4 ये भी अम्ल है, लेकिन KOH ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये भस्म हो जाएगा, और वो भी प्रबल भस्म है ना, तो ये भस्म है। अगला प्रश्न है बच्चों कि चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर श्वेत अवक्षेप बनता है, और यह अवक्षेप कौन है बच्चों? जब हम चूना जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं तो श्वेत अवक्षेप बनता है, और यह श्वेत अवक्षेप कौन है? जल्दी से बताइए। KOH हो गया बच्चे, बिल्कुल KOH हो गया। ठीक है ना। ये कौन है जी? साहिल जी हैं एक, इंग्लिश की तैयारी नहीं किया है। तो इंग्लिश की तैयारी, इंग्लिश का तो मैंने कुछ कहा भी नहीं था कि इंग्लिश का कोई ये है टीचर अभी हमारे पास है। अगर इंग्लिश का टीचर मिलता है तो मैं करवाऊंगा, अदरवाइज मुश्किल है बच्चे इंग्लिश का। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, प्रश्न ये है कि धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? मतलब कि धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में? अम्लीय होते हैं, उभयधर्मी होते हैं, क्षारीय होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना जी, वो क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। बच्चों अभी 2 मिनट के लिए मैं माइक ऑफ करूंगा, ठीक है? हाँ।
तो क्या हो जाएगा, वो क्षारीय होते हैं। ठीक। माइक ऑफ करूंगा तो आप लोग उस दौरान वीडियो को लाइक कर लेना। जो भी बच्चा चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, घंटी का बटन दबा लेगा बच्चों, और अपना तैयारी बेहतरीन तैयारी करेगा। ठीक है। चलिए तो फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं, परऑक्साइड कहते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं, या क्षारीय ऑक्साइड कहते हैं? तो जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं ना बच्चे, वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो क्या हो जाएगा, अम्लीय। ठीक। हाँ, अधातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्न में कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है? कौन सी ऐसी धातु है बच्चों जो अम्ल से भी अभिक्रिया कर लेती है, क्षार से भी अभिक्रिया कर लेती है? कॉपर है, लोहा है, सिल्वर है, या जिंक है? बताओ बच्चों, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया कर ले वो कौन है बच्चों? तो क्या हो जाएगा? गुलशन बाबू राधा बिल्कुल सही जवाब है आप सारे बच्चों का। अंशु उपाध्याय जी, हाँ जी, एसआर सर का हीरो बिल्कुल करा देंगे मैथ तो अपना। अरे यार, मैथ का मतलब ही होता है एसआर क्लासेस, ठीक ना? तो मैथ बोले तो यही, और कहीं नहीं। तो मैथ तो करवाना ही करवाना है। ठीक। हाँ। चलिए अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि जल में क्षार मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? जब आप जल में क्षार मिलाते हो तो हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होगा? तो देखो बच्चे, जैसे जैसे OH आयन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, घटेगा। तो हाइड्रोजन आयन का मान जो है वो क्या होता है बच्चों? झारखंड बोर्ड से हैं तो कोई दिक्कत नहीं सोहेल जी, झारखंड बोर्ड का भी सेम ही है, सबका सिलेबस सेम होता है बच्चे। ठीक। तो क्या होता है, घटती है। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को क्या कहते हैं? मतलब एक ऐसा अम्ल जो जल में पूरा पूरा घुल करके H+ आयन प्रदान करे तो हम उसे क्या कहेंगे? प्रबल अम्ल कहेंगे, दुर्बल अम्ल कहेंगे, सामान्य अम्ल कहेंगे, या केवल अम्ल कहेंगे? बताओ बच्चों, अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्लों को क्या कहा जाता है? तो उसे हम प्रबल अम्ल कहते हैं बच्चों। उसे क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि अम्ल या क्षार की प्रबलता की जांच कैसे होती है? कि कोई अम्ल अगर प्रबल है तो कोई अम्ल क्या है, प्रबल है या दुर्बल है ना? प्रबलता की जांच कैसी होती है बच्चों? 2 मिनट के लिए माइक ऑफ कर रहा हूँ बच्चों, आप यहीं पे रहना, कहीं भागना नहीं, ठीक है ना? हाँ, 2 मिनट के लिए माइक ऑफ कर। हाँ जी बच्चों,
एक बच्चा है लर्न एकेडमी, उनका कहना है कि सर जब आप नाम लेते हैं तो अंदर से एनर्जी मिलता है और जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है भाई। क्या बोल रहे हो? एक बच्चे ने लिखा कि सर अब कल, अभी छुट्टी है, अभी पूरा चलेगा क्लास, समझे, अभी तो शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों की क्षारक को जब हम जल में घोलते हैं तो उसमें से क्या मुक्त होता है? तो OH माइनस मुक्त होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, 1 बिलियन जिसका pH 0 से 7 के बीच है, तो बताओ वह कैसा है? उदासीन है, क्षारीय है, अम्लीय है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों। तो वह कैसा है जी? वो अम्लीय है। ठीक है ना? कैसा है? अम्लीय है। ठीक। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaZNO होता है, Na2ZNO होता है, NaZNO2 होता है बच्चों, या Na2ZNO2 होता है? बताओ सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? जल्दी बताओ। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी हो जाएगा, सोडियम जिंकेट। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, NaCl पर जब हम H2SO4 को अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है बच्चों? जल्दी बताइए। NaCl पर तनु HCl की अभिक्रिया कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? क्लोरीन गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, HCl गैस निकलती है, या तो SO2 गैस निकलती है? तो सारे बच्चों ने एक साथ जवाब दिया कि हाइड्रोजन गैस। मतलब गैस का जब भी सवाल आए तो केवल हाइड्रोजन ही निकलती है ना? नालायक कहीं के। देखो जब NaCl जो है वो अभिक्रिया करेगा किससे? H2SO4 से, तो क्या बनेगा? ये Na जो है वो SO4 के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा सोडियम का सल्फेट। ये दिख नहीं रहा होगा, मैं पेन चेंज करता हूँ, थोड़ा सा पेन चेंज कर दो, लेने दो। तो क्या बनाएगा? सोडियम का सल्फेट बनाएगा और साथ में HCl बनेगा। क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो जो बनेगा वही ना बाहर निकलेगा। तो क्या है जी? HCl, जो कि गैस के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कठोर जल को पीने योग्य बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग करते हैं हम? सोडियम क्लोराइड का, सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का? ठीक है, फटाफट जवाब दो। तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम सल्फेट के साथ दो अणु जल के। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है बच्चों वो आधा अणु जल का होता है। ये कैसे याद रहेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? 2 अणु रहेगा, आधा अणु रहेगा, 5 अणु रहेगा, क्या कितने अणु? इसी में तो फंसता है ना बच्चों। तो देखिए बच्चे, प्लास्टर ऑफ पेरिस समझ में आता है कि इसका इस्तेमाल कहाँ है? एक बार खाली ये याद रख लो तो एक ही साथ 2 काम कर पाओगे। बताइए। तो हाथ पैर अगर टूट जाए ना तो उसका प्लास्टर करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। तो अच्छा खासा हाथ रहता है, टूट जाता है तो कितना बचेगा? जल्दी से बताओ तो कितना बचेगा? हाँ, याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं कि पहले वो पूरा था, टूट गया, तो फिर कितना? अरे जल्दी बोलो। आधा बचेगा, है ना? हाँ, वेरी गुड। तो बाकी तो आंसर तो तुम लोग कर ही लोगे। अब टूटने के बाद कितना बचेगा? आधा। बहुत सही। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि टूथपेस्ट किस प्रकृति का होता है? तो ये क्षारीय होता है। और क्या टूथपेस्ट कैसा होता है बच्चों? तो क्षारीय होता है। अच्छा, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस को क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? शुष्क बुझा हुआ चूना है बच्चों और उस पर क्लोरीन गैस हम डाल दिए हैं, तो क्या बनेगा? बताइए। विरंजक चूर्ण बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनेगा, या जल बनेगा? तो क्या बनता है बच्चों? विरंजक चूर्ण बनता है। बहुत अच्छे। क्या बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। ठीक है, बहुत अच्छे। शुष्क बुझा हुआ चूना पर हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, ये खत्म हो गया, अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा बच्चे। और ये चैप्टर जो है वो है धातु और अधातु। बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इसमें से। ठीक है, बहुत सारे बनते हैं। देखो बच्चे, हमने 2 चैप्टर करवाया और दोनों ही
बढ़िया चैप्टर था और 50-50 ऑब्जेक्टिव करवाया है मैंने, देख रहे हो आप लोग। तो अब आप मुझे बताओ कि इस बार जो हमने 50 मारा है तो उसमें आपने कितना सही किया। इस बार के 50 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुए, फटाफट से जवाब दीजिए। कितने सवाल सही हुए बच्चों? 50 में 48, 49, क्या बात है, मतलब 45 प्लस है ना। बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या बात है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जुपिटर जी। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है बच्चों धातु और अधातु। तो कहा जा रहा है कि अम्लराज में सांद्र HCl और सांद्र HNO3 जो है वो किस अनुपात में मिले होते हैं। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 किस अनुपात में मिले होते हैं, ये बताना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। ठीक है, HCl और इसका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है बच्चों। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एक ऐसा धातु जिसको हम चाकू से काट सके वो कौन है बच्चों। तो यहाँ पर कौन है, वो सोडियम है। ठीक है बच्चों, चाकू से आसानी से काटा जा सके वैसा धातु केवल सोडियम ही है। ठीक, हाँ जी अजीत जी, बिल्कुल आंसर दीजिए। आज तो आंसर देने का दिन है भाई, तो आप बिल्कुल आंसर दीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच, मतलब कि Zn और H2SO4 के साथ जब अभिक्रिया होता है बच्चों तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा। ठीक है बच्चे, बहुत सही, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं। अम्लीय धातु होते हैं, अकेले धातु होते हैं, क्षार धातु होते हैं या मिश्र धातु होते हैं, बताओ बच्चों। आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के तत्व होते हैं, सदस्य जो होते हैं वो कैसे धातु होते हैं। अम्लीय धातु तो है लेकिन वो क्षार धातु होता है बच्चों, मतलब कि उसका जो ये है ऑक्साइड होता है ना, उसका जो ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। ठीक, अगला प्रश्न है बच्चे कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है। लिथियम है, यूरेनियम है, यूरोनियम है या आयरन है, बताओ बच्चों। सबसे भारी धातु कौन है इनमें से। तो सबसे भारी कौन हो जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। तो सबसे भारी धातु हमारा यूरेनियम हो जाएगा। सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा। अरे हाँ, PDF दे देंगे, तुम ही लोग के लिए बना है भाई, तो तुम ही लोग को ना देंगे तो किसको देंगे। तो क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को कैसे बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को क्या करते हैं। एनोड बनाते हैं, कैथोड बनाते हैं, अपघट्य बनाते हैं या इनमें से सभी, बताओ बच्चों। जब हम विद्युत अपघटन के द्वारा हम शुद्ध करते हैं किसी को, तो हम जो अशुद्ध धातु है उसे क्या करते हैं, उसे हम एनोड बनाते हैं बच्चों। उसे क्या करते हैं, एनोड बनाते हैं। ठीक है ना, गुड, उसे हम एनोड बनाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है बच्चों, तो वो हमारा हो जाएगा पोटेशियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन हो जाएगा बच्चों, पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चों कि सोडियम की परमाणु संख्या। तो बच्चे ऐसा एक प्रश्न आएगा कि आपसे केवल परमाणु संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है बच्चों, 11 होता है। अच्छा, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है बच्चों, बताओ। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। अल्युमिनियम का है, सोडियम का है, कॉपर का है, लोहा का है, बता दो। किस धातु का गलनांक जो है वो सबसे कम है, जल्दी बताइए। किस धातु का गलनांक सबसे कम है बच्चों। अल्युमिनियम हो गया। तो सबसे जल्दी कौन गलेगा, तो जो सबसे सॉफ्ट है, तो सॉफ्ट कौन है, सोडियम है। सोडियम सॉफ्ट है तो गलेगा भी जल्दी। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक कौन होता है बच्चों, एक धातु रहे और एक अधातु रहे तब जो यौगिक बनता है वो आयनिक यौगिक होता है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, KCl। ठीक है ना, इसमें एक धातु है और एक अधातु है। सही है बच्चे। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, बताओ बच्चों। बॉक्साइट जो है वो किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम का है, सोडियम का है, एल्यूमिनियम का है या बेरियम का है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा कि बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का है। किसका है बच्चों,
एल्यूमिनियम का है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बच्चों, फटाफट से इसका जवाब दीजिए। संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, पानी चढ़ाना कहते हैं, या विद्युत अपघटन कहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों कि उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक, बहुत सही। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा बच्चों कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है। जब विद्युत अपघटन हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? एनोड पर होता है, कैथोड पर होता है, दोनों पर होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? एनोड पर होता है। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? एनोड पर होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मुक्त होता है? तो एनोड पर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों की धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है। धातुएं जो है वो आवर्त सारणी में किस ओर स्थित है? बाईं ओर केंद्र में, दाईं ओर केंद्र में, लैंथेनाइज तत्वों के साथ, या इनमें से कोई नहीं? बताओ बच्चों। धातु जो है वो आवर्त सारणी में किस ओर स्थित होता है? तो क्या हो जाएगा? धातु कहाँ है बच्चे? तो वो बाईं ओर है और केंद्र में है। ठीक है ना, वो बाईं ओर है और कहाँ है? बीच में है। दोनों जगह पर धातुओं का कब्जा है। ठीक, बढ़िया है। अच्छा, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है और एसबी है। तो ये सारे तत्व क्या क्या कहलाते हैं? क्रियाशील धातु कहलाते हैं, अक्रियाशील धातु कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं, या उपधातु कहलाते हैं? बताओ, जल्दी बता दो बच्चों, क्या कहलाते हैं ये? तो बच्चे ये उपधातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? उपधातु कहलाते हैं। ठीक है। एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों? एल्यूमिनियम के ऊपर मोटी ऑक्साइड की एक परत चढ़ा दिया जाए तो यह क्रिया क्या कहलाता है? एनोडीकरण कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है, गैल्वेनीकरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जवाब दे दो बच्चों कि एल्यूमिनियम पर एक मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो बच्चों उसे एनोडीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों कि निम्न में से कौन अधातु है? अधातु कौन है बच्चों, बताइए। तो अधातु कौन हो जाएगा? H हमारा अधातु है। ठीक है, H क्या है बच्चों? अधातु है। क्लियर है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? भस्म बनाते हैं, क्षार बनाते हैं, लवण बनाते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो जब धातु के ऑक्साइडों को जल में घोला जाता है बच्चों तो वो क्षार बनाता है। क्या बनाता है? क्षार बनाता है। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नया साल का मुबारकबाद तो आप लोगों को दिया ही जाएगा। कल सुबह सुबह लाइव आएंगे आप लोगों के साथ। ठीक है। तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं बच्चों? क्षार बनाते हैं। ठीक, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों कि अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? अधातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं बच्चों? जल्दी बताओ। हाँ जी, तो वो अम्ल बनाती है। क्या बनाती है? अम्ल बनाती है। अगला प्रश्न है बच्चों की सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उन्हीं के अनुसार आपको जवाब देना है कि सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है बच्चों? तो सबसे क्रियाशील धातु कौन है? सोडियम है। ठीक है, सबसे क्रियाशील धातु कौन हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। अच्छा, सोडियम तथा पोटेशियम धातु तेजी से अभिक्रिया करता है किसके साथ? गर्म जल के साथ, ठंडे जल के साथ, वाष्प के साथ, या सब के साथ? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो तेजी से अभिक्रिया करता है सबके साथ, चाहे कोई भी आ जाए। ठीक ना, सबके साथ ही अभिक्रिया कर लेगा, इवन ठंडा जल के साथ भी कर लेता है। ठीक है बच्चों, इनमें से कौन सी अधातु चमकीला होता है? बताओ बच्चे। अधातु में वैसे कोई खास चमक पाया नहीं जाता, लेकिन एक ऐसा अधातु है जिसमें चमक पाया जाता है। अब आपने बताना है कि कौन है। सल्फर है, कार्बन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों कि आयोडीन होने को तो अधातु है लेकिन वो चमकता है। ठीक है ना, क्या बात है। नहीं परिधि, सल्फर नहीं बच्चे, सल्फर नहीं। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह उष्मा का कुचालक है, अर्धचालक है, सुचालक है, या चालक और कुचालक दोनों है?
बताओ बच्चों, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का क्या है बच्चों? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है। क्या हो जाएगा? क्योंकि यह ऊष्मा का सुचालक है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है क्या? बहुत अच्छा। अच्छा, इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, ये प्रश्न है। कौन सा धातु, ध्यान से सुनना है बच्चों, धातु के बारे में पूछा जा रहा है। तो धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाए वो कौन है बच्चे? तो वो है मरकरी। कौन है बच्चों? मरकरी। ठीक है, पारा, पारा को ही कहा मरकरी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा? मरकरी हो जाएगा। ठीक है, गुड। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न आपके सामने रखने जा रहा हूं। प्रश्न है सिल्वर और गोल्ड का परिष्करण किस विधि द्वारा किया जाता है? विद्युत अपघटन के द्वारा, चुन करके, चुंबक के द्वारा, या अपचयन के द्वारा? सिल्वर और गोल्ड का परिष्करण का मतलब होता है शुद्धिकरण। तो सिल्वर और गोल्ड को जब शुद्ध किया जाता है बच्चों, तो कैसे किया जाता है? तो क्या हो जाएगा बच्चे? तो हो जाएगा विद्युत अपघटन के द्वारा। कैसा होता है? विद्युत अपघटन के द्वारा। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। अधातु के बारे में बोला जा रहा है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है बच्चों? तो ब्रोमीन होता है। अगला प्रश्न है कि लोहा निम्न में किस धातु को उसके लवणों से विस्थापित कर सकता है? लोहा जो है वो किस धातु को उसके लवण से भगा देगा? तो जो उससे कम क्रियाशील है, तो उससे कम क्रियाशील कौन है बच्चों? कॉपर है, तो कॉपर को भगा देगा। सोडियम को नहीं भगा पाएगा, पोटेशियम को तो और नहीं भगा पाएगा, मैग्नीशियम को भी नहीं भगा पाएगा, लेकिन कॉपर बेचारा गरीब, उसको लोहा भगा देगा। पीतल क्या है बच्चों? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, या उपधातु है? बताओ, पीतल क्या है? जल्दी बताओ बच्चों, पीतल क्या है? मिश्र धातु है ना बच्चों? पीतल क्या है? मिश्र धातु है। बहुत अच्छे, गुड। अगला प्रश्न है बच्चों कि इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? 3%, 4%, 5%, या 2%? इस्पात में कितना परसेंट कार्बन होता है, ये आपको बाहर में जवाब देना है। इस सवाल का जवाब आपको बाहर निकल करके देना है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, बाहर में देना है इस सवाल का जवाब। ठीक है, कि इस्पात में कितना परसेंट क्या होता है भाई? कार्बन होता है। अच्छा, निम्न में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है? एक अधातु जो विद्युत का सुचालक, वाह क्या बात है। तो ऐसा कौन है बच्चों? तो वो ग्रेफाइट है। वो कौन है बच्चों? वो ग्रेफाइट है। ठीक है, बढ़िया। अगला प्रश्न है बच्चों, ग्रेफाइट कार्बन का एक अपरूप है जो कि मुलायम होता है, कठोर होता है, द्रव है, या गैस है? बताओ बच्चों, ग्रेफाइट जो है वो कार्बन का एक अपरूप है, और वो कैसा होता है? मुलायम है, कठोर है, द्रव है, या गैस है? तो आप क्या कहोगे बच्चों? कार्बन का एक अपरूप है जो कि कैसा होता है? मुलायम होता है। वैसे तो कहने को ये कठोर है, लेकिन इसको जब हाथ में लोगे ना बच्चों, तो ये मतलब क्या कहा जाए, ये बिल्कुल वैसा वाला है कि वैसे इसका आंसर मुलायम होगा। आप बरसाती पहन करके जब बरसात में जाते हो ना, तो आप भीग भी रहे होते हो, भीगते भी नहीं हो, वैसे ही ये है। ये मुलायम भी नहीं है, लेकिन मुलायम भी है। ठीक, हाँ। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, आभूषण बनने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? 22 का, 24 का, 16 का, या 15 का? तो आभूषण बनने वाला जो सोना होता है बच्चों, वो कितने कैरेट का होता है? तो वो होता है 22 कैरेट का। ठीक, हाँ। कुछ बच्चों, अच्छा, एक बच्चे ने कहा, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने लास्ट में बोल ही दिया कि सर पेंसिल में तो हार्ड होता है। बिल्कुल हार्ड होता है, आपको देखने में लगता है ऐसा। मुलायम का मतलब मक्खन नहीं रे। आप उस पेंसिल को ना ऐसे करके क्या करो, आप रगड़ दो उसको, ऐसे रगड़ दो। ठीक है, ऐसे रगड़ दो, और रगड़ने के बाद उस पर ना अपनी उंगली से उसको ऐसे कर करके एक बार पोछोगे तो तुम्हारी उंगली पर जो आएगा ना, उसमें ऐसे उंगली चला करके देखना दूसरी उंगली से, तो पता चलेगा कि वो कैसा है। ठीक है, वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है। मैं नहीं चाहता था कि इतना तुमको रगड़ करके दिखाएं। ठीक अरे मैथ होगा बच्चे, मैथ होगा। तुम लोग थोड़ा सा सहयोग करो स्मार्ट बोर्ड लेने में, स्मार्ट बोर्ड लेकर के मैथ करवाता हूँ उसी पर। ठीक है बच्चों,
निम्न में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, बताइए। निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है बच्चों, तो सोडियम को। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि निम्न में से कौन अधातु को पानी में डुबो कर रखा जाता है। एक अधातु है, उसे भी पानी में डुबो करके रखते हैं, तो श्वेत फास्फोरस के साथ ऐसा होता है। ठीक, क्या हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस। अगला प्रश्न है बच्चों कि ताम्र एवं टीन के मिश्रण को क्या कहते हैं। तांबा और टीन का जो मिश्रण है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, पीतल कहते हैं, कांसा कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, या ड्यूरालुमीन कहते हैं। बताओ बच्चों। अरे हाँ भाई, ऑल साइंस का महामैराथन होगा, बिल्कुल होगा, आप परेशान ना रहें, पूरा साइंस का करवाऊंगा बिल्कुल। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं, कांसा। अगला प्रश्न है बच्चों आप लोगों के सामने कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था क्या होती है। ब्रोमीन है, अधातु है, आपने उसकी अवस्था बतानी है, तो वो द्रव होता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है बच्चों, सीसा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है, सोल्डर कहलाता है। भू प्रॉपर्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं निम्नलिखित में से कौन है। भू प्रॉपर्टी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली जो धातु है वो कौन है बच्चों, तो जो सबसे कम क्रियाशील होगा, तो सबसे कम क्रियाशील फिलहाल इसमें तो सबसे कम सिल्वर ही है बच्चे। जिस तार से आपके घर तक बिजली पहुंचती है किस चीज की परत चढ़ी होती है उस पर, सोडियम क्लोराइड की, कॉपर क्लोराइड की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की, या तो मैग्नीशियम की। तो बच्चों याद रखना कि उसमें पॉलीविनाइल क्लोराइड, ऐसे इसको पॉलीवाइनिल क्लोराइड भी कहते हैं, PVC, ठीक ना, इसकी होती है। ठीक है बच्चों, ये पॉलीवाइनिल क्लोराइड का है। ये 10th का न्यू बैच फरवरी से स्टार्ट होगा बच्चे, आप लोग तैयार रहना, फरवरी से न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक। अगला प्रश्न है बच्चे कि लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है। लोहे पर अगर हम भाप डालेंगे तो कौन सा गैस उत्पन्न होगा बच्चों, तो लोहा जो है वो भाप बोले तो भाप है तो रहेगा तो पानी ही ना, वाष्प अवस्था में है, तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा बच्चे। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। ओके। अगला प्रश्न है बच्चों, सीने बार किसका अयस्क है। सीने बार किसका अयस्क है बच्चों, जस्ता का, एल्यूमिनियम का, वो पारा लिखा हुआ है, ठीक ना, पारा लिखा हुआ है, हाँ, पारा का या कैल्शियम का। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, पारा का। अगला प्रश्न है कि लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। उसमें ग्रीस लगा दोगे, पेंट लगा दोगे, जिंक की परत चढ़ा दोगे, या ऊपर के सारे ही काम कर दोगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, जनवरी से पढ़ाएं। अरे नहीं, जनवरी से नहीं, अभी इन लोगों के साथ रहना है ना बच्चे, ठीक ना, उसके बाद फिर फरवरी से तो आप ही लोगों के साथ रहना है, पूरा साल रहेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, उस पर जिंक की परत चढ़ाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने, अमलगम क्या है। पारे में घुली धातु है, सोडियम युक्त मिश्र धातु है, कार्बन का एक यौगिक है, या पारा का एक यौगिक है बच्चों। अमलगम क्या है, जल्दी बताओ, अमलगम क्या है बच्चे। हाँ जी, PDF बिल्कुल फ्री मिलेगा, बेफिक्र रहो। तो पारा जो है वो, सॉरी, अमलगम क्या है, तो ये पारा का एक यौगिक होता है अमलगम, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन उपधातु है, बताइए। तो निकेल क्या है बच्चों, उपधातु है। अगला प्रश्न है बच्चे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा के संबंध में अभिक्रियाशीलता के क्रम क्या होगा। तो सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील है उसमें वो मैग्नीशियम है, फिर कौन है बच्चों, तो फिर एल्यूमिनियम है, फिर जिंक है, और फिर लोहा है। तो है कहीं पर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लोहा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक।
नन हिंदी होगा बच्चे, ठीक है ना, नन हिंदी होगा, मैं करवाऊंगा नन हिंदी, ठीक है ना। हाँ, नन हिंदी मैं करवाऊंगा, बेफिक्र रहो। अच्छा, इससे पहले वाला मैंने निकेल कह दिया था क्या? आई एम सो सॉरी बच्चे, निकेल नहीं होगा यार, ये तो बढ़िया सा धातु है। क्या हो जाएगा? एसबी हो जाएगा। मतलब क्या, कुछ भी मतलब बताओ तो। इससे पहले वाला मैं निकेल कह दिया था। निकेल बताओ कितना बढ़िया धातु होता है, और उसको मैं ये कह के चला गया हूँ। बताओ, मुझे जर्मेनियम लगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? तो यह प्रबल अम्ल है, बड़ा खतरनाक अम्ल है बच्चों। तो यह कैसा अम्ल है बच्चों? प्रबल ऑक्सीकारक है बच्चे। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन के अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि किस धातु को आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम। सोडियम को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों की साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है? साधारण ताप पर फास्फोरस का अणुसूत्र क्या होता है बच्चों? तो P4 होता है। याद रखिएगा क्या होता है? P4 होता है, ठीक है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा, खाने वाला। तो क्या हो जाएगा बच्चों बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र? जल्दी बताओ। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? तो बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल सही, ये हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम लोग थक गए हो, मैं भी थोड़ा सा थक गया लगातार बोलते बोलते। ये PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा, कल इसको और करा दूंगा, ठीक है। करवाने के बाद ये PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा। लेकिन मेरे PDF में एक बहुत बड़ा ये होता है कि ये केवल पढ़ने वाले बच्चों के लिए है, जो नहीं पढ़ता है उसके लिए नहीं है। ये मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है कि इसका आंसर नहीं है। हाँ जी, हम आंसर बनवाते ही नहीं है। मैं वैसा हूं कि एक बार किताब पढ़ लिया तो उसके बाद किताब को फेंक दीजिए, किसी को दे दीजिए, रखिए मत। क्योंकि रखोगे तो याद करने का झंझट रहेगा, रहेगा कि हाँ जी बाद में याद कर लेंगे उसको। नहीं, हटा दो उसे। न रहेगा ना तुम भूलोगे, भूले गए तो फिर बेटा फिर से खरीदो। चलो ठीक है बच्चों, तो जाने से पहले एक काम करो, वीडियो को लाइक कर लो। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर करके घंटी का बटन दबा लो। और आप सबको हैप्पी न्यू ईयर भाई इन एडवांस। सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद। नया साल आपका खुशियों से भरा हो, आप जो चाहते हो वो मिले आपको। लेकिन जो चाहते हो वो सच में जायज़ हो, ये नहीं कि कुछ भी नाजायज़ चीज़ मांगते रहो ऊपर वाले से, तो फिर गलत है बच्चों। तो आपके जो भी ये हैं ख्वाहिश है वो पूरी हो, मेरी तो यही दुआ है भाई। और तुम लोग भी थोड़ा सा दुआ करना अपने चैनल के लिए, मेरे लिए भी, ठीक। चलो बच्चों, तो मिलते हैं न्यू साल में, नए साल में एक नए उत्साह और उमंग के साथ, ठीक है। चलो जी, जाओ जा करके पढ़ाई करो, या तो मैं तो कहता हूँ कि अब सो जाओ। जाओ, नए साल का स्वागत भी तो करना है। नया साल दरवाजे पे आकर के बोल रहा है, स्वागत नहीं करोगे हमारा? चलिए ठीक है बच्चों, ठीक, मुलाकात करते हैं, अगले साल मिलेंगे अब। ओके जी।